सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। दोस्तों, इससे मिलिए, ये है रोहन। रोहन के पिताजी की बर्तनों की दुकान थी। उस दुकान में तरह तरह के बर्तन थे। तांबे के मर्तबान, लोहे की कढ़ाई, इस्पात से बनी प्लेट, कांच से बने गिलास और यहाँ तक कि मिट्टी के बने हुए घड़े। उसके पिताजी सुबह जब भी दुकान खोलते वह सभी सामान को अच्छे से साफ करके लगाते। एक दिन जब रोहन के माता पिता काम से घर आए, कल धनतेरस का त्योहार है। कल ग्राहक जल्दी आना शुरू कर देंगे, इसलिए दुकान जल्दी खोलनी होगी। पिताजी, क्या मैं कल आपके साथ दुकान चल सकता हूँ? मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कल हम सब मिलकर दुकान लगाएंगे। रोहन खुशी खुशी सो गया। सुबह उठकर वह झट से तैयार हो गया। पिताजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह, चलो हम नाश्ता करें और फिर चलेंगे। रोहन पिताजी की मदद करने के लिए बहुत उत्साहित था, पर रास्ते भर उसके मन में बहुत से सवाल आते रहे, जैसे पिताजी इतने सारे बर्तन कैसे लगाते होंगे? किसी ग्राहक को इतने सारे बर्तनों में से कोई एक बर्तन कैसे ढूंढ कर देते होंगे? यदि बहुत सारे ग्राहक आ जाएं, तो हर एक ग्राहक को उनकी पसंद का बर्तन कैसे देते होंगे? जैसे ही रोहन और उसके पिताजी दुकान पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि दो बंदर इधर उधर कूद रहे थे और उन्होंने दुकान का सारा सामान फैला दिया। जैसे ही बंदरों ने रोहन और उसके पिताजी को देखा, वो खिड़की से कूदकर भाग गए। रोहन के पिताजी सारे सामान को इधर उधर फैला हुआ देखकर परेशान हो गए। अरे, यह क्या हो गया? ग्राहकों के आने का समय हो गया है और मैं इतनी जल्दी कैसे सब सामान को ठीक से रखूंगा? रोहन को पिताजी की परेशानी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा हुआ रोहन, तुम मेरी मदद के लिए हो। रोहन, अगर हम एक जैसे इस्तेमाल में आने वाले बर्तन एक जगह रखेंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। रोहन और उसके पिताजी साथ मिलकर बर्तन लगाने लगे। रोहन ने धीरे धीरे पहले बड़े आकार की कटोरियां एक साथ रखीं, फिर छोटी। ऐसा करते करते रोहन ने देखा कि कुछ कटोरियां तो चमकीली हैं, कुछ कटोरियां भूरे रंग की और कुछ कटोरियां कांच की। उसने एक एक करके सभी एक जैसे दिखने वाली कटोरियां एक साथ रख दी। पिताजी, ये सभी कटोरियां अलग अलग क्यों दिखती हैं? क्योंकि यह सभी अलग अलग पदार्थों से बनी है। यह जो सबसे चमकीली है, यह इस्पात के पदार्थों से, और यह जो भूरे रंग की है, यह तांबे से, और वह जो है कांच की कटोरियां हैं। इनके साथ बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यह आसानी से टूट सकती है। रोहन को याद आया कि घर पर पिताजी और माँ ने उससे अपने खिलौने किस तरह से रखना सिखाया और पिताजी और माँ किस तरह से रसोई का सामान रखते हैं। इसी तरह से रोहन ने देखा कि बाकी सब बर्तन भी अलग अलग पदार्थों से बने हैं। पिताजी, अलग अलग पदार्थों से बर्तन क्यों बनते हैं? रोहन बेटा, हर एक पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोहे और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे यह लोहे की कढ़ाई, क्योंकि यह बाकी सब पदार्थों से ज्यादा मजबूत है तो खाना जलता नहीं है। समझ गया पिताजी।
पिताजी ने रोहन को गले लगाया और कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इतने में ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया। यह सब करते हुए रोहन ने इस बात पर विचार किया कि एक ही तरह का बर्तन अलग अलग पदार्थों से बना है, जैसे गिलास कांच से तथा इस्पात से, कढ़ाई लोहे की भी और एल्यूमिनियम की भी और अन्य पदार्थों से भी बनी है। रोहन को यह सब बड़ा रोमांचक लगा। जब वह बाजार में गया, उसने देखा कि इन सभी पदार्थों से अनेक वस्तुएं बनती हैं, जैसे खिलौने मिट्टी से, प्लास्टिक से और कपड़े से भी बनते हैं। उसने यह भी देखा कि एक ही पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी बनती हैं। जब वह घर पहुंचा, वह हाथ पैर धोकर माँ के पास बैठा। आज का दिन कैसा था रोहन? माँ, मैंने पिताजी की मदद की और साथ ही साथ यह सीखा कि किस तरह से विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनती है। अरे भाई वाह! एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुमने जो भी देखा उसकी एक सूची बनाए। माँ ने सूची के एक स्तंभ में विभिन्न पदार्थों को लिखा और दूसरे स्तंभ में रोहन ने एक एक करके वह सब वस्तुएं लिखी एवं उनके चित्र भी बनाए जो उसने बाजार में देखी। रोहन उस दिन बहुत खुश था। उसने विभिन्न पदार्थों एवं उनसे बनने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में जाना। रोहन ने उन वस्तुओं को एक समूह में रखना, यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी सीखा। रोहन ने सोचा कि अब वो घर में खाने की चीजों, पहनने की चीजों और पढ़ने की चीजों की सूची बनाएगा और उनका वर्गीकरण करेगा। घर में और ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या आप सब भी अपने आसपास मौजूद वस्तुओं से इस तरह की एक सूची बना सकते हो? शाम को रोहन के खेलने का समय हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, शाम हो गई है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? हाँ, पर ध्यान से और सबके साथ मिलकर खेलना। रोहन अपने सभी दोस्तों से मिला और वह उन्हें यह बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि किस तरह उसने अपने पिताजी के साथ दुकान पर समय बिताया और कुछ नया सीखा। कैसे हो तुम सब? हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम सबको पता है, मैं कल पिताजी के साथ दुकान पर गया था और वहाँ मुझे पिताजी के साथ बहुत मजा आया। मैंने बाजार में भी बहुत सारी चीजें देखी। सभी दोस्त रोहन की बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। हमें भी बताओ, तुमने क्या किया? कल 2 बंदरों ने आकर दुकान पर सारे बर्तन बिखेर दिए और फिर मैंने और पिताजी ने साथ में मिलकर दुकान लगाई। मेरे पिताजी की दुकान में बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से बनने वाले बर्तन हैं। कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ लोहे के, तो कुछ इस्पात से और कुछ कांच से बने हुए बर्तन। मैंने अलग अलग वस्तुओं का वर्गीकरण यानी समूहन करना सीखा। अरे, हम भी अपने रसोई घर में बर्तनों को कुछ इसी प्रकार से रखते हैं, पर मेरे रसोई घर में कांच के बर्तन एक जगह होते हैं, तांबे के अलग और लोहे और इस्पात के अलग। रोहन सोच में पड़ गया। प्रिया की बड़ी बहन सरिता पास में खड़े होकर यह सब सुन रही थी। वह हंसने लगी और कहा, बच्चों, क्या मैं तुम्हारी परेशानी सुलझाने में कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ दीदी। तो चलो बताओ, ये जो पत्थर जमीन पर पड़ा है, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? यह सफेद रंग का है। ये बहुत ही सख्त और नुकीला है, इससे चोट लग सकती है। जब बारिश आती है और मैं इसे जमा हुए पानी में फेंकता हूँ तो यह डूब जाता है और नीचे जाकर बैठ जाता है। अब बताओ ये क्या है? अरे, यह तो चौक है और मास्टर जी इससे कक्षा में श्याम पट पर भी लिखते हैं। तो अब बताओ, इसे देखकर क्या लगता है? यह सफेद रंग का है, यह सख्त है। पर पानी में डालने पर क्या होगा? चलो अभी देख लेते हैं। सभी ने एक डब्बे में पानी भरा और एक चौक और एक पत्थर को उसमें डाला। क्या आप बता सकते हो चौक और पत्थर को क्या हुआ होगा? अरे,
यह तो डूब गए। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि चौक पानी में घुलने लगा। दीदी देखो, चौक तो पानी में घुल गया, पर पत्थर नहीं घुला। अब समझ में आया, चौक और पत्थर में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना रोहन। हर एक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पदार्थ एक ही वर्ग या समूह में आए। बिल्कुल सही कहा। पदार्थों के गुणों में समानताओं एवं विभिन्नताओं के अनुसार उनका समूह या वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मेरे रसोई घर में बर्तनों का समूह वह किस पदार्थ से बने हैं, और रोहन की पिताजी की दुकान पर वह किस इस्तेमाल में आता है। मुझे पदार्थों के गुणों के बारे में और जानना है। बिल्कुल जान सकते हो, अपने आसपास की अनेक वस्तुओं का अध्ययन करके। अब यह बताओ कि पत्थर और चाक के गुणों के बारे में क्या सीखा? पत्थर और चाक दोनों ही सफेद रंग के हैं और सख्त है। चाक पानी में घुल सकता है, पर पत्थर नहीं घुल सकता। दोनों ही पानी में डूब सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो पानी में तैर पाएगा? अरे हाँ, मेरी कागज की बनी हुई नाव। अरे वाह प्रिया, तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही समझदार हैं। धन्यवाद दीदी, हमें यह बताने के लिए कि सख्त या कठोरता, घुलनशीलता एवं पानी में डूबना या तैरना पदार्थों के विभिन्न गुणों में से एक है। बिल्कुल सही कहा रोहन। और राजू, इसी तरह पदार्थों के और भी बहुत गुण हैं। हम बहुत सी वस्तुओं का अध्ययन करके उनके बारे में जान सकते हैं। मैं आज ही घर जाकर विभिन्न वस्तुएं एकत्रित करके यह सब जानने की कोशिश करूँगा। इतने में सूरज ढलने लगा और सभी अपने अपने घर खुशी खुशी चले गए। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है, यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप
घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार, इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। वनों का महत्व भाग 1। नमस्ते दोस्तों। वनों का हमारे जीवन में प्राचीन समय से ही बहुत महत्व है। ये मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहारों में से एक है। जब तपती धूप में हमें किसी पेड़ की छाया मिल जाती है, तब हमें पेड़ों का मूल्य याद आता है। वन है तो जीवन है। आइए इस वीडियो की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मेरा नाम राम है। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता हूँ। पता है, पिछले महीने वनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों ने इसी विषय पर कई कविताएं लिखी, पोस्टर लगाए और पता है, सबसे मजेदार बात यह थी कि हम सबको हमारे स्कूल की तरफ से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में जाने का मौका मिला। वैसे तो हम सब ने अपने गांव के पास वाले वन देखे हैं, पर ट्रेन में अपने दोस्तों के साथ जाने का मौका बहुत ही दिलचस्प था। यह हमारे जीवन का बहुत ही अनोखा अनुभव था। आइए आप भी हमारे इस अनुभव में शामिल हो जाइए। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क, वन क्यों जरूरी है, ख, वनों का हमारे जीवन में महत्व। बच्चों, आप सब बहुत उत्साहित होंगे, है ना? हम कल सुबह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। तब तक आप सब वनों के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? जी टीचर जी। कितना मजा आएगा, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुम किसी और प्रदेश के वन में गए हो राम? हाँ, एक बार मैं पिताजी और माँ के साथ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गया था। वहाँ मैंने पलाश, बेल और साल के पेड़ देखे थे और मैंने वहाँ बाघ भी देखा था। वन हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं। वे हमें कितना कुछ देते हैं, जैसे लकड़ी, पेपर, रबर, दवाइयाँ। पर आजकल हम अपने मतलब के लिए वनों को काट रहे हैं, कभी लकड़ी के लिए तो कभी किसी और चीज के लिए। हम अगली सुबह छत्तीसगढ़ पहुंच गए। फिर तैयार होकर हम सारे वहाँ के वन देखने निकल पड़े। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो हमें इतनी हरियाली और शांति देखकर बहुत अच्छा लगा। उस वन में ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट ने हमारा स्वागत किया। कितना अंधेरा है यहाँ। हमारे गांव के पास वाले वनों में इतने घने वृक्ष नहीं हैं। पेड़ों की पत्तियों ने एक छत जैसी बना ली है और सूरज के प्रकाश को अंदर नहीं आने दे रही है। हाँ, हमारे गांव में तो यहाँ के पेड़ों से अलग तरह के पेड़ हैं। हमने पिछले साल अलग अलग तरह के वनों के बारे में पढ़ा था, याद है? हाँ, याद है। सदाबहार वन, पतझड़ी वन, पर्वतीय वन। वह देखो, बांस। यह तो मैंने केवल किताब या टीवी पर ही देखे हैं। और यहाँ देखो कितने कवक उगे हुए हैं।
कितनी विचित्र बात है। वनों में जीव जंतुओं से लेकर विशाल पेड़ एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरे रंगों के डिब्बे के सारे हरे रंग दिख रहे हैं। हरे रंग के इतने सारे रूप मैंने एक साथ नहीं देखे। नमस्ते सर। बच्चों, ये रूपक सर हैं। ये यहाँ के वन अधिकारी हैं। ये हमें इन वनों के बारे में और जानकारी देंगे। नमस्ते बच्चों, आओ हम वन के थोड़ा और अंदर चलते हैं। ध्यान रहे कि धीरे चलना और धीमे बोलना। हाँ, हमें वन की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। सर, क्या कोई जंगली जानवर होंगे? क्यों राम, डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, वैसे हाँ, थोड़ा डर तो लग रहा है। अरे नहीं बच्चों, डरो नहीं। जानवर वन के बहुत अंदर रहते हैं। हम सब यहाँ रहने वाले आदिवासियों से मिलेंगे। ये कौन से पेड़ हैं सर? बच्चों, ये तेंदू और महुआ के पेड़ हैं। ये इन वनों की खासियत है। नमस्ते, हम इस वन में अलग अलग पेड़ और पौधे देखने आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम टाका है। आप सबका हमारे वन में स्वागत है। तुम यह क्या कर रहे हो टाका? आज शाम को हाट लगने वाला है। मैं यहाँ से इमली और पतल लेने आया हूँ। माँ और पिताजी हाट में दुकान लगाते हैं। क्या हम भी आ सकते हैं हाट में? हाँ जरूर, आप सब मेरे साथ चलो। ये सब माँ को देकर मैं आपको अपना जंगल दिखाता हूँ। तुम्हारे घर पर कितनी सुंदर चित्रकारी है टाका। ये सब तो मेरी माँ करती है। मुझे भी ऐसे चित्रकारी करनी आती है। टाका, क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ, आज हाट लगता है ना, इसीलिए छुट्टी है। मैं पास वाले गांव के स्कूल में जाता हूँ। यह अचानक पक्षियों की चहचहाहट क्यों सुनाई दे रही है? ये तो जानवर और पक्षी एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। टाका, तुम्हें यहाँ वन में डर नहीं लगता? नहीं, वन तो हमारे मित्र हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं और हम इनकी। क्या तुम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पास के गांव में जाते हो? हमें वनों से काफी कुछ मिल जाता है, पर हम पास वाले गांव से अपनी जरूरतों का सामान ले आते हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छी शिल्प कला करते हैं। वे अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियाँ पास के गांव में बेचते हैं। कई आदिवासी फल और सब्जी बेचते हैं और कई को तो जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। वे बीमारियों का इलाज करना जानते हैं। क्या यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है टाका? हाँ, तुम्हें पता ही होगा कि वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है। इसी की वजह से कई सारे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ से ये पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। हमारे गांव में इतनी वर्षा नहीं होती। वहाँ पतझड़ी वन है। अच्छा, वहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं? वे वृक्ष अपनी पत्तियाँ सर्दी और गर्मी के मौसम में गिरा देते हैं। हमारे क्षेत्र में वर्षा कुछ महीनों तक होती है। हमारे लिए तो ये वन हमारा घर, हमारा सब कुछ है। आओ, मैं तुम्हें और आगे ले चलता हूँ। अरे ये क्या? वहाँ उस तरफ पेड़ क्यों नहीं दिख रहे हैं? उस तरफ के पेड़ काट दिए गए हैं क्योंकि वहाँ कोयले की खदानें हैं। कोयला प्राप्त करने के लिए वहाँ से पेड़ों को काट दिया गया है। पर ये तो गलत है। हमें तो वनों की रक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसे हम पेड़ों को काटते रहे तो एक दिन धरती पर वन बचेंगे ही नहीं।
हम सब बच्चों ने इसके बारे में एक आंदोलन भी शुरू किया है। हम सब हर रविवार को गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं। हम लोगों में कोयला उद्योग से हमारे वनों को हो रही हानि के बारे में बताते हैं। यह तो कितनी अच्छी बात है। कोयले की खदानों से तो प्रदूषण भी होता है, उसकी वजह से तो इन वनों को बहुत हानि होती होगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम सब। पर हम सब इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? माना कि कोयला उद्योग भी देश की उन्नति के लिए जरूरी है और उसकी वजह से पेड़ों को काटना पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर पेड़ तो लगा ही सकते हैं। हाँ, सोचो अगर हम सब ने मिलकर एक एक पेड़ लगाया तो कितने सारे पेड़ उग जाएंगे। हम सब ने तो इस वन में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया है। आप भी हमारे साथ पेड़ लगाना। क्यों ना हम भी अपने गांव में एक पेड़ लगाओ अभियान शुरू करें। मुझे टाका की बातों से बहुत प्रेरणा मिल रही है। याद है हमने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था? उसी तरह हम भी एक अभियान शुरू कर सकते हैं। और सोचो कि अगर हम अपने इस पेड़ लगाओ अभियान को भारत के हर क्षेत्र में पहुंचा दें तो क्या होगा? हाँ, हम और तुम सब मिलकर अपने इस पेड़ लगाओ अभियान को सारे देश में फैला सकते हैं और अपने इन वनों को बचा सकते हैं। हाँ, आजकल टीवी, रेडियो और मोबाइल फोनों की वजह से कुछ भी असंभव नहीं। वन हमें कितना कुछ देते हैं, लकड़ी, पेपर, खाना, दवाइयाँ और सबसे जरूरी ताजी हवा। हम सबने शाम को हाट में अनोखी शिल्पकारी देखी। हमने समझा कि आदिवासी कैसे वनों का एक अभिन्न अंग है और सब बच्चों ने पेड़ लगाओ अभियान के अंतर्गत पेड़ भी लगाए। टाका, हम सब तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। तुमने हमें वनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कोयला उद्योग के कारण वनों को जो हानि पहुंच रही है, उसके बारे में भी हमें पता चला। आज मुझे छत्तीसगढ़ के उस वन की बहुत याद आ रही है। हम सब वनों पर आश्रित हैं। टाका की वजह से हम सबको प्रेरणा मिली और हमारी वार्षिक स्कूल पत्रिका में बच्चों ने कोयला उद्योग से हो रहे वनोन्मूलन के बारे में कितने लेख लिखे। और पेड़ लगाओ अभियान के अंतर्गत हमारा गांव कितना हरा भरा हो गया है। अरे क्यों ना हम अपने स्कूल की पत्रिका के उद्घाटन के लिए टाका को निमंत्रण दें? हाँ, जरूर। पता है दोस्तों, हमने टाका को निमंत्रण भेजा और वह अपने मित्रों के साथ हमारे स्कूल आया। हम सब टाका और उसके दोस्तों से फिर से मिलकर बहुत खुश हुए। हम बच्चे ही अपने देश का भविष्य हैं। अगर आज हम एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो हम मिलकर अपने इन हरे फेफड़े यानी के वनों को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमें वनों का आभारी होना चाहिए। अगर आज भी हम वनों के महत्व को समझ लें तो आने वाली मुसीबतों यानी के प्राकृतिक आपदाओं से कुछ हद तक बचाव संभव है। तो आप भी वनों के महत्व को समझिए और वन बचाने में अपना योगदान दीजिए। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं।
सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। मम्मी, हमें अपने दादा दादी के घर जाना चाहिए। सानिया, मैं समझती हूँ कि आप अपने दादा दादी के घर जाना चाहते हैं, लेकिन वे दोनों आपके चाचा जी के साथ 1 महीने के लिए ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं और इसलिए घर खाली है। मम्मी, यही कारण है कि हमें अपने दादा दादी के घर जाना चाहिए। हम इसे साफ कर सकते हैं ताकि जब वे आए तो वे आसानी से रह सके। इसके अलावा हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैं बाग में खेलना चाहता हूँ। हाँ मम्मी, कबीर ठीक कह रहा है। मुझे सुंदर बागों की याद आती है, घर के करीब बहने वाली शांत नदी की धारा और बगीचे में बसे छोटे पक्षी। मुझे उन सब की याद आती है। हम जा सकते हैं, लेकिन घर को साफ करने की जिम्मेदारी आप दोनों को लेनी होगी, ठीक है? हाँ मम्मी, जरूर। ठीक है, तो चलिए जाने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि हमने बहुत देर से यात्रा शुरू की है, हम शाम तक गांव पहुंचेंगे। हम आखिरकार पहुंच गए हैं। ये घर धूल से भर गया है। हमें जल्द ही इसकी सफाई शुरू करने की जरूरत है। ये अच्छा होगा। इस बीच मैं हैंडपंप से पानी लाऊंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से खाना बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? हम बना तो सकते हैं, लेकिन दादी के पास जो चूल्हा था वह टूट गया है और हमारे पास अभी मिट्टी का चूल्हा बनाने का समय नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? मम्मी, हम बिना चूल्हे के कैसे खाना बना सकते हैं? अब ये तो आप दोनों को सोचना पड़ेगा। मुझे पता है, हम अपना चूल्हा बना सकते हैं। पर कैसे? मैं छोटे पत्थरों की एक गोलाकार दीवार बनाऊंगी। ये चूल्हे का ढांचा होगा। सानिया, याद करो और बताओ, दादी का चूल्हा कैसे बना था? मुझे पता है, अर्धवृत्ताकार। बिल्कुल सही। और इसकी वजह है? याद आ गया, क्योंकि किसी चीज को निरंतर गति से जलने के लिए उसे हवा की स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए चूल्हे का ढांचा अर्धवृत्ताकार बनता है। दोस्तों, हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जहां हवा की मौजूदगी में ईंधन जलता है? सही उत्तर, दहन। अब हमें कुछ ईंधन चाहिए। हाँ, कबीर, क्या आप बाग से कुछ टहनियां और छोटी शाखाएं इकट्ठा कर सकते हो? इन्हें हम चूल्हे में जलाएंगे। लेकिन क्या एक माचिस की तीली से हम इन्हें जला पाएंगे? आखिर टहनियां और शाखाएं हरी हो सकती हैं और उनका प्रज्वलन तापमान ऊंचा होगा। ये अच्छा सवाल है। हम उन्हें प्रज्वलित करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप हमें कुछ ऐसे ईंधन के नाम बताने में मदद कर सकते हैं जिनका लकड़ी की तुलना में कम प्रज्वलन तापमान है? मतलब कि वे लकड़ी की तुलना में तेजी से आग पकड़ते हैं।
क्या आपने कहा? मिट्टी का तेल? लेकिन हमारे पास ये नहीं है। सूखा गोबर भी उपयोगी है, हमारे पास वह भी नहीं है। सूखी पत्तियां? हाँ, हम सूखे पत्तों को इकट्ठा कर सकते थे और टहनियों और शाखाओं को आग लगाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। सूखे पत्ते टहनियों की तुलना में बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। मैं उन्हें भी इकट्ठा करूंगी। रुको, अभी मत जाओ। याद है जब दादी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो धुआं निकलता था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दहन प्रक्रिया से गुजरने के दौरान लकड़ी धुआं पैदा करती है। क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित ईंधन का दहन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, मुझे याद है। धुएं के कारण दादी को बहुत खांसी होती है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मम्मी, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि खाना बनाते समय धुएं से कैसे बचा जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा बताओ कबीर, यहाँ आते वक्त तुम कौन सी चीज देख चकित हुए थे? कारखानों की लंबी चिमनी, वे आकाश में हानिकारक गैसों को छोड़ती हैं। बिल्कुल। हम खुद चिमनी बना सकते हैं, जैसे हमने अपना चूल्हा बनाया। हाँ, हमें जरूरत है एक गोल खोखली पाइप की। यह लोहे का बना होना चाहिए ताकि आग ना पकड़ ले। दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आयरन में उच्च प्रज्वलन तापमान होता है, इसलिए हम चूल्हे में सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोई नुकसान न हो। यह एक अच्छा विचार है। माँ देखिए, हमारा चूल्हा तैयार हो गया। छोटे पत्थरों से बनी अर्धवृत्ताकार दीवार चूल्हे का ढांचा बनाती है। टहनियां और शाखाएं ईंधन का काम करती हैं। हाँ, और कम प्रज्वलन तापमान के कारण आसानी से जलने वाली सूखी पत्तियां लकड़ी को जलाने के लिए ईंधन के रूप में काम करती हैं। धुएं को दूर निकालने के लिए हमने लोहे के पाइप की चिमनी बनाई, है ना अच्छा माँ? हाँ, बहुत अच्छा। लगता है आप लोग विज्ञान की कक्षा में बहुत कुछ सीख रहे हैं। शाबाश! अब हम स्वादिष्ट खिचड़ी बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। हमने इस पाठ में सीखा, ईंधन केवल तभी जल सकता है जब हवा के रूप में स्थिर ऑक्सीजन उपलब्ध हो। गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक ईंधन का एक अलग प्रज्वलन तापमान होता है। कम प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है एलपीजी। उच्च प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे काफी ऊंचे तापमान पर जाकर पूरी तरह गर्म होते हैं। लकड़ी आग पकड़ ले, इसके लिए ऐसे अन्य ईंधन की मदद लेनी पड़ी जो जल्दी आग पकड़ ले। यहां पर सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया, जो लकड़ी से कहीं जल्दी आग पकड़ लेती है। ईंधन की दहन प्रक्रिया से धुआं, प्रकाश, गंध और ध्वनि ये सब अवशेष के रूप में निकल सकते हैं। इनमें से
कुछ हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं और हम अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए इनकी निकासी का साधन बनाते हैं। यहाँ पर धुएं से बचने के लिए चिमनी बनाई गई है। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये
इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के
पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक।